लास्ट के लेक्चर में हम लोग बेंजाइन देख रहे थे, तो उस वीडियो में पूरा बेंजाइन नहीं आ पाया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग पहले बेंजाइन देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए बेंजाइन का केस देख रहे थे। ये है आपका बेंजाइन। यहाँ किसी एक कार्बन, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है, किसी एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो जनरली आप जानते क्या है कि जो पाई बॉन्ड बनता है वो मेरा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साइडवेज ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप से बनता है। पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है लेटरली साइड से, तो पाई बॉन्ड बनता है। लेकिन बेंजाइन एक ऐसा केस है जिसमें एक पाई बॉन्ड जो बना हुआ है वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के ओवरलैप से बना हुआ है। दिस पाई बॉन्ड is formed due to lateral overlap of hybrid orbitals, sp2 hybrid orbitals के lateral overlap से ये पाई बॉन्ड बना है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा, जो कि नॉर्मली हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का ये गुण है ही नहीं। हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी लेटरल ओवरलैप नहीं करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करता है तो एक्सियल ओवरलैप करता है और सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। इसलिए जब भी हम स्टेरिक नंबर निकाल रहे होते हैं तो उसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल का सिर्फ दो काम है, एक सिग्मा बॉन्ड को बनाना और दूसरा है कि अगर लोन पेयर किसी एटम पे लोकेलाइज्ड है, एटम उस लोन पेयर को त्याग नहीं कर रहा है, तो उस लोन पेयर को हाइब्रिड ऑर्बिटल अपने में कंटेन करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि द पर्पस ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड एंड इज टू कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम ऑफ विच वी आर फाइंडिंग द हाइब्रिडाइजेशन। इसलिए हम लोग स्टेरिक नंबर जो जनरली निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, किसी भी एटम के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स मेनली मीन सिंगल बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड इज ऑलवेज द सिग्मा बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। तो पहले इसीलिए सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं और लोन पेयर को काउंट करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को बनाने में और लोन पेयर को कंटेन करने में ही है। तो इस यहाँ वही चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ जो मेरा जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल के लेटरल ओवरलैप से बना है, जो कि ट्रेंड से हटकर है। नॉर्मली ऐसा होता ही नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी भी लेटरल ओवरलैप नहीं करता है। लेकिन बेंजाइन के केस में यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल मेरा क्या कर रहा है, लेटरल ओवरलैप कर रहा है। इसलिए जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन आप निकालिएगा तो पहले स्टेरिक नंबर यहाँ निकालना है हमको। स्टेरिक नंबर में क्या काउंट करना है, इस कार्बन का 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड्स, अब प्लस यहाँ हाइब्रिड ऑर्बिटल का यूटिलाइजेशन पाई बॉन्ड में भी हो रहा है, पाई बॉन्ड बनाने में भी यूटिलाइज हो रहा है। इसलिए यहाँ स्टेरिक नंबर निकालने में हम 2 सिग्मा बॉन्ड को तो जोड़ेंगे ही, उसके साथ साथ एक पाई बॉन्ड को भी जोड़ेंगे। तो मेरा स्टेरिक नंबर आ जाता है 3। और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अगर स्टेरिक नंबर 3 है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल जितना आवश्यक है वो कितना है, 3। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए हमको 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आवश्यकता होगी, और 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में s का एक ऑर्बिटल ले लेंगे और p का 2 ले लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन यहाँ हो जाएगा sp2। मतलब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ओवरलैप दिखा रहे हैं, sp2 है, sp2 है, यही लेटरल ओवरलैप करके यहाँ ये पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा वाला बनता है।
देखिए sp2 का 3 ऑर्बिटल है, स्टेरिक नंबर 3 होने की वजह से। तो एक कार्बन का एक sp2 वाला ऑर्बिटल पाई बॉन्ड में शामिल हो गया, एक sp2 वाला ऑर्बिटल इधर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक sp2 वाला ऑर्बिटल ये सिग्मा बॉन्ड को बना रहा है, ये वाला सिग्मा बॉन्ड, फिर ये सिग्मा बॉन्ड, और एक sp2 का ऑर्बिटल एक पाई बॉन्ड को बना रहा है। तो ये था एक इंपॉर्टेंट केस। तो चूंकि ये sp2 और हाइब्रिड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ओवरलैप से है, तो दिस ओवरलैप इज नॉट वेरी इफेक्टिव, is not as much effective as the lateral overlap of pure atomic orbital, that is p orbital। p orbital के जैसा ये ओवरलैप इफेक्टिव नहीं है। therefore क्या बोल सकते हैं, therefore this pi bond is weaker and highly reactive। इसलिए ये पाई बॉन्ड कमजोर है, नॉर्मल पाई बॉन्ड से ये पाई बॉन्ड कमजोर है और इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। बेंजाइन के रिएक्टिविटी के पीछे कारण, रीजन फॉर द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजाइन, अब आप यहां से समझ सकते हैं, वीकर पाई बॉन्ड, बेंजाइन के रिएक्टिविटी के पीछे कारण है वीकर पाई बॉन्ड ड्यू टू lateral overlap of hybrid sp2 orbitals। बेंजाइन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान मिलता है, इसको ट्रैप भी किया जाता है सॉलिड आर्गन में 9 केल्विन पे, लेकिन ये जनरली क्या रहता है, ये एज एन इंटरमीडिएट रहता है, पाया जाता है रिएक्शन में। तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसके रिएक्टिविटी के पीछे कारण है यही पाई बॉन्ड, जो किससे बना है, sp2 और sp2 के ओवरलैप से बना है, और sp2 और sp2 का लेटरल ओवरलैप उतना इफेक्टिव नहीं होता है जैसे जितना कि p ऑर्बिटल का लेटरल ओवरलैप इफेक्टिव होता है, इसलिए ये पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा, ये पाई बॉन्ड जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वो क्या होगा, वीकर होगा, और वीकर होने की वजह से इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। ठीक है, जब इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है तो इसलिए क्या है आपका, ये क्या है, बेंजाइन जो है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, कोई भी एक्सटर्नल एजेंट इस पर आसानी से अटैक कर सकता है इस पाई बॉन्ड पे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड रिलेटिवली बाकी पाई बॉन्ड से बहुत कमजोर है, और कमजोर होने के पीछे कारण ये sp2 का लैटरल ओवरलैप का इसके पीछे कारण है, जो कि उतना इफेक्टिव नहीं है। तो ये था बेंजाइन का केस, आगे देखते हैं फिर। तो इस तरह से हम लोग देखे क्या भाई, स्टेरिक नंबर निकालने के दौरान हम लोग पहले सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट कर रहे थे, फिर लोन पेयर को काउंट कर रहे थे, फिर हम लोग स्पेशल केस देखने लगे तो लोन पेयर क्या होता था, कोई केस में डीलोकेलाइज हो जाता था, एटम लोन पेयर का त्याग कर देता था, तो उस केस में लोन पेयर को काउंट नहीं कर रहे थे। फिर बेंजाइन के केस में क्या देखें कि हाइब्रिड ऑर्बिटल इस केस में पाई बॉन्ड बना रहा है लेटरल ओवरलैप करके, जो पाई बॉन्ड रिलेटिवली वीकर है नॉर्मल पाई बॉन्ड से, तो वहां भी वहां एक पाई बॉन्ड को भी स्टेरिक नंबर में हमको क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ रहे हैं प्लैनरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, सेकेंड यूनिट है। अगला हम लोग पढ़ रहे हैं प्लैनरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। ऑल सच मॉलिक्यूल्स, यहां पॉइंट लिखेंगे पहले, ऑल सच मॉलिक्यूल्स आर प्लेनर if the atoms in the molecule
if the atoms in the molecule are sp2 or sp hybridized, वैसे सारे मॉलिक्यूल्स हमारे प्लेनर होगा जिसमें एटम क्या हो, sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड। अगर सारा एटम, इफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल आर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड, तो मेरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, प्लेनर। अगर sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, कोई एक एटम अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो वो मेरा ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। इफ एनी ऑफ द एटम is sp3 hybridized, then the over sp3 का ज्योमेट्रिक टेट्राहेड्रल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हो जाएगा उस केस में, जिसकी वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो यही बात लिखना है कि अगर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp2 हो, सारे sp2 और sp हो सारे एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल में, तो प्लेनर होगा। और यदि कोई भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज हो जाए, if any of the atom is sp3 hybridized, then the overall molecule becomes non-planar। अगर कोई एक भी एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा तो पूरा मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स is are planar। कौन कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आपका प्लेनर होगा? देखिए, पहला ए नंबर देखिए, ऐसे लिख, यहाँ आप देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन सारे एटम का निकाल लीजिए मॉलिक्यूल में और देख लीजिए, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp है तो प्लेनर होगा, और किसी एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा तो ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर। तो देखिए यहाँ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन 3 सिंगल बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 कार्बन के साथ। डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा या सिंगल और दूसरा बॉन्ड पाई। तो देखिए यहाँ स्टेरिक नंबर यहाँ 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp, इसका भी sp, इसलिए ये मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया बताइए, प्लेनर। ये देखिए यहाँ sp2 sp2 sp2, ऑक्सीजन भी sp2, आप देख सकते हैं 2 लोन पेयर और डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तो एक सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर। स्टेरिक नंबर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये भी हो गया आपका प्लेनर। फिर देखिए यहाँ, ये देखिए ये CH3, 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड कार्बन के साथ, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, CH3 का sp3, CH का
sp2 आप निकाल सकते हैं। CH का भी sp2, कार्बन का sp2, ऑक्सीजन का sp2। यहाँ चार एटम sp2 है, लेकिन एक एटम sp3 हो जाने की वजह से ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा क्या हो गया, बोलिए, नॉन प्लेनर। फिर यहां देखिए, ये CH2 मेरा क्या हो गया, sp2। ये देखिए कार्बन, इधर भी सिग्मा इधर सिग्मा, दो ही सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। ये भी मॉलिक्यूल मेरा क्या हो जाएगा, प्लेनर। देखेंगे आगे, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भी हो सकता है जब आप इसको एलीन से कंपेयर करने लगिएगा। तो यहां देखिए आप, sp2 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 sp3 sp3, ओवरऑल मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा मेरा, एक sp3 आ जाएगा, उसी के साथ मॉलिक्यूल मेरा हो जाएगा नॉन प्लेनर। ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, सारा एटम देखिए sp2 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 sp2। समझ में आना चाहिए, हर एक कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए, एक हाइड्रोजन के साथ, ये एक कार्बन के साथ, फिर ये एक कार्बन के साथ, 1 2 3 हाइब्रिडाइजेशन sp2। सारे कार्बन का इसी तरह से हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp2 हो जाएगा। और जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा तो ये मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्लेनर और नॉन प्लेनर को चेक करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कोप्लेनर फ्रेगमेंट। कोप्लेनर फ्रेगमेंट of a non-planar molecule। कोप्लेनर फ्रेगमेंट कहने का मतलब, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का कहने का मतलब हो गया कि मेरा मॉलिक्यूल एक साथ, मॉलिक्यूल का सारा एटम एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। और जब मेरा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर हो गया, इसका कहने का मतलब सारा एटम एक ही प्लेन में इस मॉलिक्यूल का लाई नहीं करेगा। तो उस केस में हम पढ़ते हैं कोप्लेनर फ्रेगमेंट। कोप्लेनर फ्रेगमेंट मतलब कि कौन कौन सा एटम एक ही प्लेन में लाई करेगा। नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल हो जाने से क्या हो जाता है कि सारा एटम ये निश्चित है कि एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। लेकिन कोप्लेनर फ्रेगमेंट कहने का मतलब नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का कितना एटम एक ही प्लेन में लाई करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फ्रेगमेंट। वो वाला हिस्सा मॉलिक्यूल का जो एक ही प्लेन में लाई करे, वो सारा एटम नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का जो एक ही प्लेन में लाई करे, उसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फ्रेगमेंट। कोप्लेनर फ्रेगमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल is such a fragment of the non-planar molecule that lies in the same plane। वैसा सारा एटम जो एक ही प्लेन में लाई करे नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का, उसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फ्रेगमेंट ऑफ ए नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। तो देखिए कौन कौन कोप्लेनर फ्रेगमेंट में क्या होता है। ऑल सच एटम्स दैट आर sp2 और sp hybridized in a non-planar molecule and all such atoms attached to this sp2 or sp hybridized atom will always lie in the same plane।
नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में हमको ये बताना है कि कौन कौन सा एटम एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो ये जानने के लिए आपको क्या क्या होना, क्या पता करना है कि वो सारा एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो या sp हो, वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, और वही sp2 और sp एटम से जुड़ा हुआ एटम भी एक ही प्लेन में लाई करेगा। ध्यान देने वाली बात, sp2 और sp हाइब्रिडाइज तो एक ही प्लेन में लाई करेगा, प्लेनर हिस्सा होगा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल का, और वही sp2 और sp से जुड़ा हुआ जितना भी एटम होगा सब एक प्लेन में लाई करेगा। लेकिन अगर sp3 से जुड़ा हुआ एटम कभी भी एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। समझिए कोप्लेनर फ्रेगमेंट किसको बोल रहे हैं। कोप्लेनर फ्रेगमेंट मतलब वो हिस्सा मॉलिक्यूल का जो एक प्लेन में लाई करे, वो सारा एटम्स जो एक ही प्लेन में स्थित हो, लाई कर रहा हो। तो इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा कि वो सारा एटम जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हो वो एक ही प्लेन में लाई करेगा, पहला बात, और उससे जुड़ा हुआ सारा एटम भी उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में वो sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ठीक, तो देखिए एग्जांपल्स लिखते हैं, उसमें समझ में आएगा आपको। देखिए एग्जांपल में CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये कोई एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2 डबल बॉन्ड वाला sp2, sp2 ट्रिपल बॉन्ड वाला sp, फिर sp3। तो ओवरऑल मॉलिक्यूल मेरा आ गया नॉन प्लेनर। अब हमको इसका फाइंड करना है, टू फाइंड द कोप्लेनर फ्रेगमेंट। इसका कोप्लेनर फ्रेगमेंट हम लोग कैसे खोजेंगे। तो देखिए सबको, सारे एटम्स को फैला कर लिख दीजिए। ये है आपका sp2, sp2 और sp वाले को पहले लिखिए। ये सब आपका एक ही प्लेन में रहेगा, ये तो आप जान रहे हैं। इससे जुड़ा हुआ बाकी एटम भी उसी प्लेन में रहेगा, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये कार्बन, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन भी sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन sp वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन sp2 वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये सारा आपका एक ही प्लेन में लाई करेगा, जिसको हम इनसर्कल किए। लेकिन ये तीनों हाइड्रोजन और ये तीनों हाइड्रोजन एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तीनों हाइड्रोजन sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो जहां तक कोप्लेनर फ्रेगमेंट की बात है, तो कोप्लेनर फ्रेगमेंट क्या होगा, sp2 से जुड़ा हुआ कार्बन, sp से जुड़ा हुआ कार्बन, और sp2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, और sp2 से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो यही बात ना आपको हम सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, sp2 हो और sp हो, वो एक प्लेन में रहेगा, और उससे जुड़ा हुआ सारा एटम भी उसी प्लेन में रहेगा। देखिए इस sp2 से जुड़ा हुआ ये कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, वो भी इसी कार्बन के प्लेन में रहेगा। इस sp2 से जुड़ा हुआ इस हाइड्रोजन है, वो भी इसी कार्बन के प्लेन में रहेगा, और इस sp कार्बन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है, वो भी इसी कार्बन के प्लेन में रहेगा। मतलब इतना दूर जिसको हम इनसर्कल किए हैं वो आपका क्या हो गया, एक प्लेन में रहेगा, और उसी को हम लोग बोलते हैं कोप्लेनर फ्रेगमेंट। ये तीन हाइड्रोजन और ये तीन हाइड्रोजन एक प्लेन में लाई नहीं करेगा, क्योंकि ये तीनों हाइड्रोजन आपका sp3 कार्बन से अटैच्ड है, ये भी तीनों हाइड्रोजन sp3 कार्बन से अटैच्ड है। वो 3 डायमेंशनली अपने आप को अरेंज कर लेगा, जो कि दूसरे प्लेन में लाई करने लगेगा। समझ पा रहे हैं। फिर अगला एग्जांपल लेते हैं।
फिर अगला अगला एग्जाम्पल देखिए। फिर यहां आपको कोप्लेनर फ्रेगमेंट को चूज करना है। जहां तक कोप्लेनर फ्रेगमेंट की बात है इस मॉलिक्यूल में, तो क्या करिएगा, सारे एटम को पहले स्प्रेड कर दीजिए। सारे का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस कार्बन का sp3, इसका sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा, इसका भी sp2 हो जाएगा और इसका भी sp2 हो जाएगा। तो जो भी sp2 है वो सारा एक ही प्लेन में लाई करेगा, sp3 वाला एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो sp3 से जुड़ा हुआ लाई नहीं करेगा, लेकिन देखिए ये sp2 से जुड़ा हुआ सारा एटम भी उसी प्लेन में लाई करेगा जिस प्लेन में वो sp2 वाला कार्बन है। हम क्या बताए थे कि जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और sp हो वो एक ही प्लेन में लाई करेगा और उससे जुड़ा हुआ एटम भी उसी प्लेन में लाई करेगा, मतलब वो भी प्लेनर होगा। कौन कौन एक प्लेन में लाई करेगा? sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड एटम्स और उससे अटैच्ड एटम। तो देखिए ये sp2 और sp2 वाला सारा एक प्लेन में, फिर ये दोनों हाइड्रोजन, फिर ये दोनों हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन और ये कार्बन भी एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो ये आपका कोप्लेनर फ्रेगमेंट ये इतना दूर हो गया, ये आपका हो गया कोप्लेनर फ्रेगमेंट। कोप्लेनर फ्रेगमेंट की बात हम लोग सिर्फ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल में करते हैं। तो कोप्लेनर फ्रेगमेंट ऑफ नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल। ये आपका ये तीनों हाइड्रोजन आपका एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग कोप्लेनर फ्रेगमेंट को देखें। ठीक है, अब कुछ और एक्स्ट्रा केस देखा। तो अभी तक हम लोग प्लेनरिटी की बात कर रहे थे, प्लेनरिटी, प्लेनर मॉलिक्यूल, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, कोप्लेनर फ्रेगमेंट। अब हम लोग यहीं पे देख रहे हैं केस ऑफ एलीन एंड क्यूमुलिन्स। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। अब हम लोग यहीं पे देख रहे हैं केस ऑफ एलीन एंड क्यूमुलिन्स। एलीन एंड क्यूमुलिन्स पहले समझते हैं क्या किसको बोलते हैं। एलीन एंड क्यूमुलिन्स belong to such a class of compound that possess या contain that possess or contain consecutive number of double bonds। ये समझना जरूरी है। एलीन और क्यूमुलिन किसको बोलेंगे? एलीन और क्यूमुलिन वैसे क्लास ऑफ कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे जो क्या कंटेन करे? कंसिक्यूटिव नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, जिसमें डबल बॉन्ड का संख्या क्या हो? लगातार हो। ठीक, मतलब कि ये आपका एक हाइड्रोकार्बन से कंपाउंड, मतलब क्या हाइड्रोकार्बन्स का ही क्लास का है, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा? डबल बॉन्ड क्या हो? लगातार हो। एलीन क्या है? मतलब सब हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो एलीन में क्या होगा? 2 consecutive number of double bonds। और क्यूमुलिन्स क्या होंगे? एलीन का ही जैसा, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड का संख्या 2 से ज्यादा होता है।
मतलब नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स क्यूमुलिन में कितना होगा? 3 या 3 से ज्यादा। क्यूमुलिन्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना होते हैं? 3 या 3 से ज्यादा। अभी बस क्लासिफिकेशन हम लोग सीख ले रहे हैं, इसका केस हम लोग आगे देखेंगे। तो क्यूमुलिन्स में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना होता है? 3 या 3 से ज्यादा। एलीन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना होता है? 2। एलीन का एग्जांपल हम लोग देखे थे अभी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, जो IIT JEE 2012 में आया था क्वेश्चन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन एलीन। तो देखिए हाइड्रोकार्बन मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा और कोई तीसरा कंपाउंड, इसमें तीसरा एटम नहीं होगा कोई भी। तो वो हाइड्रोकार्बन को एलीन हम लोग बोलेंगे जिसमें 2 लगातार डबल बॉन्ड हो और उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। फिर क्यूमुलिन्स किसको बोलेंगे? जिसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स की संख्या 3 या 3 से ज्यादा। तो 2 वाले को एलीन, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वाले को क्यूमुलिन्स बोलेंगे। क्यूमुलिन्स बेस्ड ऑन द नंबर के आधार पे, अगर नंबर ऑड नंबर है तो क्यूमुलिन 2 तरह का हो जाएगा, ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन और इवन नंबर्ड क्यूमुलिन। ये समझिए चीजों को। एलीन और क्यूमुलिन क्या है भाई? एक ऐसा क्लास ऑफ कंपाउंड जिसमें लगातार डबल बॉन्ड हो। किस टाइप का कंपाउंड? हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कि डबल बॉन्ड का संख्या लगातार हो। 2 लगातार डबल बॉन्ड एलीन। वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिर्फ 2 लगातार डबल बॉन्ड हो एलीन। 3 या 3 से ज्यादा लगातार डबल बॉन्ड हो, उसको एक जनरल क्लास में बोल दिया उसी को क्यूमुलिन्स। तो अब नंबर आएगा, ऑड आ सकता है, नंबर डबल बॉन्ड का संख्या ऑड भी आ सकता है और इवन भी आ सकता है। अगर डबल बॉन्ड का संख्या ऑड आया, कौन सी